बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम बायोटेक्नोलॉजिकल मींस ऑफ क्रिएटिंग एंड डिसेमिनेटिंग रिकम्बिनेंट जीनोटाइप्स एंड कल्टीवर्स के टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। बायोलॉजिकल मींस कौन कौन से हैं या बायोटेक्नोलॉजिकल मींस कौन कौन से हैं जिससे हम प्लांट्स के अंदर रिकम्बिनेंट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं ताकि हम नए जीनोटाइप्स और नए कल्टीवर्स को मार्केट में इंट्रोड्यूस करवा सकें। तो इस पर्पज़ के लिए हम जो टेक्निक्स यूज़ करते हैं वो बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन की तरफ आते हैं। प्लांट बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है? प्लांट बायोटेक्नोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज द इंट्रोडक्शन ऑफ डिजायर्ड ट्रेट्स इनटू प्लांट्स थ्रू जेनेटिक मॉडिफिकेशन। अब ऐसे ट्रेट्स जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन से हम प्लांट्स के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं वो बायोटेक्नोलॉजिकल वे से होंगे। उसमें सबसे पहले जो आती है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो मोस्ट कॉमनली यूज प्रैक्टिस की जाती है प्लांट्स के अंदर, वो प्लांट टिश्यू कल्चर या सेल कल्चर है, जिसमें हम प्लांट का कोई पोर्शन टिश्यू या उसका कोई सेल आर्टिफिशियल मीडिया के ऊपर ग्रो करवाते हैं और उससे प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं। और ग्रोथ के दौरान जो उसमें वेरिएशंस आती हैं, जो नए प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं, जो उसमें से अच्छे ट्रेट्स वाले प्लांट्स होंगे, जो जेनेटिकली मॉडिफाई हो चुके होंगे, उन्हें हम उनके डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स की वजह से सेपरेट करके उनको मल्टीप्लाई करते हैं और मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं। सेकंड, इसमें जो बहुत क्विकेस्ट मेथड है और इससे हम श्योरली नए कम्बिनेशन क्रिएट कर सकते हैं, वो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसमें हम कोई फॉरेन डीएनए यूजिंग अ वेक्टर, जिसमें एग्रोबैक्टीरियम एज अ वेक्टर यूज़ होता है, उसका प्लाज्मेट, उसके थ्रू हम प्लांट सेल्स के अंदर नए जीन्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं। वो किसी एनिमल ओरिजिन के हो सकते हैं, प्लांट ओरिजिन के हो सकते हैं, वो किसी बैक्टीरिया की ओरिजिन के हो सकते हैं। तो उन जीन्स को हम प्लांट्स के अंदर इनकॉर्पोरेट करवाते हैं और उससे बनने वाले जो प्लांट्स होंगे वो प्लांट्स जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स कहलाएंगे, जिन्हें जीएम प्लांट्स भी कहते हैं। तो ये बायोटेक्नोलॉजिकल मीन्स हैं जो प्लांट बायोटेक्नोलॉजी की प्रैक्टिसेस दोनों टिश्यू कल्चर या रिकम्बिनेंट डीएनए को यूज़ करते हुए हम कर सकते हैं, ताकि हम नई से नई वैरायटीज़ और नए से नए जीनोटाइप्स प्लांट्स के अंदर प्रोड्यूस कर सकें। इसके बाद हम आते हैं प्लांट टिश्यू एंड सेल कल्चर। इसकी डेफिनेशन पे ये क्या होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि पहला हमारा ये टॉपिक है। टिश्यू कल्चर इज़ द ग्रोथ ऑफ टिश्यूज़ और सेल्स इन एन आर्टिफिशियल मीडियम सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट ऑर्गेनिज्म। अब ये टिश्यूज़ या सेल्स जो प्लांट से हम टिश्यू कल्चर की अगर हम बात कर रहे हैं तो प्लांट से हम सेपरेट किए जाएंगे उससे आर्टिफिशियल मीडिया पे, जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं और डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स मौजूद होंगे, मिनरल्स होंगे, उसके ऊपर ग्रो किया जाता है। प्लांट से सेपरेट होने के बाद ये प्लांट के टिश्यूज़ जो हैं या सेल्स जो हैं ये मल्टीप्लाई करते हैं, ग्रो करते हैं सेपरेट होने के बावजूद, तो इसे टिश्यू कल्चर टेक्निक कहते हैं। और दूसरे वर्ड्स में ये टेक्निक, प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक जो है, ये माइक्रो प्रोपेगेशन भी कहलाती है। जैसे आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा होगा कि आप एक प्लांटलेट को उस मीडिया के अंदर ग्रो करवाते हो। मोस्टली ये सॉलिड मीडिया होता है, एगर बेस्ड मीडिया होता है, तो उसके अंदर प्लांट का कुछ पोर्शन आपने ऐड करवाते हो, तो ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स और आइडियल इन्वायरमेंटल कंडीशन, ये प्लांट के जो एक्स प्लांट के जो पोर्शन हैं, ये प्लांट का जो पोर्शन है, ये रूट्स और शूट जनरेट करता है और उससे हम नए प्लांटलेट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये जार्स में जैसे आपको नए प्लांटलेट्स नज़र आ रहे हैं, तो ये प्रोडक्शन है टिश्यू कल्चर की या सेल कल्चर की। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि टिश्यू कल्चर में, वो उसका टिश्यू कल्चर के लिए जो ग्रोथ मीडिया है वो सबसे अहमियत रखता है। तो इसकी कुछ स्पेसिफिक कंपोजिशन होती है कल्चर मीडिया की। जर्नल जो कंपोजिशन है वो मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा यहाँ पे। जो कल्चर मीडिया डिफरेंट यूज़ होते हैं डिफरेंट टाइप के प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, डिफरेंट प्लांट सेगमेंट्स को ग्रो करने के लिए। उसमें कार्बोहाइड्रेट सोर्स मौजूद होता है, फूड के लिए कार्बोहाइड्रेट सोर्स मौजूद होगा, और वाइटामिन ऐड किए जाते हैं, हार्मोन्स ऐड किए जाते हैं, मिनरल्स उसमें मौजूद होते हैं उस मीडियम के अंदर। जैसे आपको यहाँ पे साइड पिक्चर में नज़र आ रहा होगा कि एक जेलेटिन लाइक मटेरियल है, वाटर लाइक आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन जेली लाइक सॉलिड मटेरियल होता है जिसमें एगर मौजूद होता है। इसके अंदर प्लांट्स ग्रो हुए हैं। इस मीडियम के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी होंगे, वाइटामिन भी होंगे, मिनरल्स भी होंगे और डिफाइंड नाइट्रोजिनस सोर्स होगा, क्योंकि सेल्स ने मल्टीप्लाई करना है, उसे नाइट्रोजिनस मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो भी उसमें मौजूद होगा।
ये उसके कुछ इंटीग्रल पोर्शन है मीडिया के जो ज़रूरी होने चाहिए। इनकी कंपोजिशन वेरी करती है, इनकी रेसिपीज़ प्लांट स्पीशीज़ के अकॉर्डिंग प्लांट का जो पोर्शन लिया जा रहा है, डिफरेंट टाइप के पोर्शन जब उसमें यूज़ किए जाते हैं तो उनके साथ साथ ये इनकी की अमाउंट जो हर एक मीडिया के अंदर है थोड़ी बहुत वेरी करती है, लेकिन जनरली यही वाले कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं। तो इसलिए जो प्लांट का पोर्शन लिया जाता है उसको डिस्कस करने जाएंगे कि टर्मिनोलॉजी है टिश्यू कल्चर की एक्सप्लांट्स क्या होते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। द टर्म एक्सप्लांट्स कैन बी अप्लाइड टू सैंपल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू ग्रो ऑन कल्चर मीडिया। कोई भी प्लांट है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उससे आपने जो भी सैंपल आपने ऑब्टेन करते हो, वो लीफ का पोर्शन है, वो शूट का पोर्शन है, जो भी है, वो उसको कल्चर मीडिया के ऊपर जो ग्रो करने के लिए आपने पोर्शन जो पार्ट उस ऑर्गेनिज्म से प्लांट से सेपरेट किया है वो एक्सप्लांट कहलाएगा। अब इसकी एग्जांपल अगर आपने स्टेम के सेगमेंट काट के कल्चर मीडिया पे ग्रो कर रहे हो तो वो स्टेम के सेगमेंट्स एक्सप्लांट्स कहलाएंगे। इस तरह लीफ के सेगमेंट्स को आपने कट करके लगाया तो लीफ सेगमेंट्स एक्सप्लांट के तौर पे जाने जाएंगे। पेडिसल्स को यूज़ किया जा सकता है एज एक्सप्लांट। पेटियोल्स भी एक्सप्लांट के तौर पे यूज़ हो सकती हैं, और एंथल्स को भी आप जो है सेपरेट करके प्लांट से कल्चर मीडिया पे जब ग्रो करवाओगे तो वो भी एक्सप्लांट्स ही कहलाते हैं। इस तरह पोलन्स एज अ हैप्लाइड सोर्स हैं, हैप्लाइड ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करने के लिए पोलन्स को भी आप कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद आर्टिफिशियल मीडिया पे जब ग्रो करते हैं तो वो एक्सप्लांट के तौर पे यूज़ होंगे। माइक्रोस्पोर्स भी एक्सप्लांट के तौर पे यूज़ हो सकते हैं। कॉटिलीडन्स, लीफ के कॉटिलीडन्स जो होते हैं सीड के अंदर जो मौजूद होते हैं, सीड कॉटिलीडन्स जो कॉटिलीडन लीफ प्रोड्यूस करते हैं, उनको भी आप जो उनमें लिविंग सेल्स हैं उनको मल्टीप्लाई करने के लिए एज एक्सप्लांट सोर्स पे ले सकते हो। एंडोस्पर्म जो है जो सीड के अंदर प्रेजेंट होता है उसे भी आप एज अ एक्सप्लांट ट्रीट कर सकते हो। इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ है टिश्यू कल्चर के स्टेप्स क्या हैं। टिश्यू कल्चर टेक्निक जो है इसको किस तरह हम कंडक्ट करते हैं और कैरी आउट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो आ जाता है कि आपने एडल्ट प्लांट जो मेच्योर प्लांट है डिज़ायर कैरेक्टर वाला वो आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद उस प्लांट से आप उसके एक्स प्लांट्स लोगे, जो भी पोर्शन आप उसको कलेक्ट करने जा रहे हो। जर्नल एक पिक्चर में यहाँ पे दे रहा हूँ कि एक एडल्ट प्लांट है, उससे आप एम्ब्रियो कल्चर ले सकते हैं, ऑर्गन कल्चर ले सकते हैं, या कैलस कल्चर ले सकते हैं, या सेल कल्चर, किसी तरह भी वे से आप उसे प्रोड्यूस कर सकते हैं जिसमें उसका सक्सेसफुल रेट ज़्यादा होगा, वो आपके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट होगा। तो अगर आप एम्ब्रियो कल्चर करने जा रहे हैं तो उसके लिए आपको एम्ब्रियो जो होगा उसके सीड के अंदर से उसे लोगे और उसे जो आर्टिफिशियल मीडिया है एगर बेस्ड उसके ऊपर ग्रो करोगे। इस तरह कोई आर्गन आपने सेपरेट किया है तो उसे भी आप सेपरेट जो मीडिया है विद इन द एनवायरनमेंट कह सकते हैं, इनक्लोज्ड एनवायरनमेंट उसे ग्रो किया हुआ है, वो टेस्ट ट्यूब्स हो सकती हैं या वो क्लोज जार हो सकते हैं। इसी तरह अगर कैलस कल्चर कर रहे हैं तो उसके लिए आप लीफ का टिश्यू लेते हैं और उसे ग्रो करवा के उससे कैलस प्रोड्यूस किया जाएगा। वो कैलस जो है आप आगे प्रमोट किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांटलेट्स। अगर आप सिंगल एक सेल कलेक्ट करते हैं और उसे ग्रो करने के लिए आप उसे सबसे पहले पैट्री डिशेस के ऊपर ग्रो करके मल्टीप्लाई कराएंगे, सिंगल सेल से मल्टीपल सेल्स बनाएंगे। उन सेल्स में से सेल के पैचेस जो हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं फॉर कैलस कल्चर। उससे कैलस बना के आप प्लांटलेट प्रोड्यूस कर सकते हैं या उससे टिश्यूज़ आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो कैलस कल्चर में जैसे आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स प्रोड्यूस होगा। कैलस बेसिकली मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होता है। जब आप सिंगल सेल को ग्रो करवाते हैं तो वो अनडिफरेंशिएटेडली ग्रो करता है। सेकेंडली इस कैलस को आप एक और मीडिया में शिफ्ट करते हो जिसमें हार्मोन्स मौजूद होते हैं जो रूटिंग वगैरह प्रोड्यूस करवाने में हेल्प करते हैं, और उससे प्लांट के अंदर रूट्स और शूट्स डेवलप होती हैं तो आपके पास नया प्लांटलेट प्रोड्यूस हो जाता है। ऑर्गन है कोई तो ऑर्गन से इजीली प्लांट प्रोड्यूस हो सकते हैं क्योंकि इसमें टिश्यू आप यूज़ करोगे, तो यहाँ पे आपको कैलस बनाने की ज़रूरत कई दफ़ा नहीं होती, डायरेक्टली उससे उन ऑर्गन से नए प्लांटलेट्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। और इस तरह एम्ब्रियो है तो एम्ब्रियो में ये तो एबिलिटी होती है कि वो एक फुल फ्लेज ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो सकता है, तो उससे जो प्लांटलेट प्रोड्यूस होंगे वो आप लैब कंडीशन में उस मीडिया के अंदर ग्रो कर सकते हो। तो डिफरेंट वेज हैं, कोई भी आप उसमें पोर्शन ले सकते हो प्लांट का और उसको डिफरेंट वे से ग्रो करवा सकते हो, तो उससे जो प्लांटलेट्स प्रोड्यूस होंगे वो आपके लिए सोर्स होंगे, टिश्यू कल्चरल प्लांट्स होंगे।
अब जैसे उससे आप नए प्लांट्स प्रोड्यूस करोगे तो उसे सबसे पहले लैब कंडीशन के अंदर आप उन्हें ग्रो करोगे, और फिर लैब के बाद आप उन्हें ग्रीन हाउस में लेके जाते हैं, वहाँ पे वो एक्लेमेटाइज होते हैं, और उसके बाद आप उन्हें फील्ड में प्लांट कर देते हो। तो सपोज कि एक मैंगो का प्लांट है, उसका कोई पोर्शन आप लेके उससे ग्रो करते हो अनटिल वो एक मैंगो का नया प्लांट उस टिश्यू कल्चर टेक्निक से डेवलप करते हो। उस डेवलपमेंट के दौरान कई दफ़ा वेरिएशंस आ जाती हैं। ये डेवलपमेंट का जितना प्रोसेस होता है, ये स्टेप्स होते हैं, कई दफ़ा इसमें कुछ वेरिएशन आती हैं और नए रिकम्बिनेंट प्रोड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि आप इन्हें आर्टिफिशियल मीडिया पे ग्रो कर रहे हो, आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में कई दफ़ा जेनेटिक मेकअप में चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं, तो आपके पास रिकम्बिनेंट जो हैं नए प्लांट्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सोमैटिक एम्ब्रियो के बारे में डिस्कस करना था। सोमैटिक एम्ब्रियो क्या होते हैं? With a defined nutrition and phytochromin specific light condition, some cells in the culture differentiate into embryos called somatic embryo। तो स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर लाइट कंडीशंस और जो न्यूट्रिशन है और फाइटोक्रोमीन्स की वजह से जो सेल्स हैं, सिंपल सेल जो होते हैं किसी भी प्लांट से के ऑर्गन से सेपरेट किए हुए, वो कन्वर्ट हो जाते हैं एम्ब्रियो में, और एम्ब्रियो की तरह की वो एबिलिटी उनमें आ जाती है कि वो डिफरेंट टाइप के ऑर्गन जनरेट कर सकते हैं। तो ऐसे एम्ब्रियो जो सोमैटिक सेल्स से डेवलप होते हैं अंडर सर्टन कंडीशन, लाइट कंडीशन या न्यूट्रिशन कंडीशन में, अंडर लैब कंडीशन, वो सोमैटिक एम्ब्रियोज कहलाते हैं। इसकी एग्जांपल जैसे हम एक प्लांट से उसका एक्सप्लांट सेपरेट करते हैं सिंगल सेल, उसको हम एक्सप्लांट को न्यूट्रिशन मीडिया पे जब ग्रो करवाते हैं तो मल्टीप्लाई करता है, मल्टीप्लाई करके वो कैलस में जाता है, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं, और लेटर ऑन वो कैलस जो है वो एम्ब्रियोइड में कन्वर्ट होता है, एम्ब्रियो की इनिशियल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। एम्ब्रियोइड जो है वो एम्ब्रियो प्रोड्यूस करता है इसके फॉर्म में जो होगा। तो सिंपल एक एक्सप्लांट हमने लिया था, सिंपल एक सेल हमने लिया था जो कि न्यूट्रिशन मीडिया पे ग्रो होने के बाद कैलस में कन्वर्ट हुआ। उस कैलस के अंदर जो अनडिफरेंशिएटेड सेल थे उनमें से कुछ सेल जो होंगे जो एम्ब्रियोइड प्रोड्यूस करेंगे, और फाइनली हमारे पास एक एम्ब्रियो प्रोड्यूस, उस एम्ब्रियो को हम नए न्यूट्रिशन मीडिया पे जब ग्रो करवाएंगे तो उस एम्ब्रियो से नए प्लांटलेट्स बनेंगे जो हमारी आउटकम होंगे उस टिश्यू कल्चरल टेक्निक्स की आउटकम होंगे। सोमैटिक एम्ब्रियोज टिश्यू कल्चर टेक्निक्स में अक्सर डेवलप हो जाते हैं, और ये कई दफ़ा टारगेटेड भी होता है कि एक्सप्लांट जो हमने सेपरेट किया उससे सोमैटिक एम्ब्रियो बनाया जाए ताकि हम उससे प्लांटलेट्स प्रोड्यूस कर सकें। इसके बाद हम आते हैं सोमा क्लोनल वेरिएशन की तरफ, जो इम्पोर्टेंट है एस्पेक्ट है, जो नए रिकम्बिनेंट प्रोड्यूस करने में काफ़ी ज़्यादा जिसकी इन्वॉल्वमेंट है। सोमा क्लोनल वेरिएशन की सबसे पहले डेफिनेशन की बात करेंगे। जेनेटिक वेरिएशन प्रेजेंट अमंग प्लांट सेल्स ड्यूरिंग टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड सोमा क्लोनल वेरिएशन। टिश्यू कल्चर टेक्निक्स के दौरान जब प्लांट्स को मल्टीप्लाई किया जा रहा होता है या उसके एक्सप्लांट्स को ग्रो किया जा रहा होता है न्यूट्रिशन मीडिया पे, तो उस दौरान वो जब नए सेल प्रोड्यूस करता है, सेल डिवीजन के प्रोसेस के दौरान कुछ सेल्स के अंदर म्यूटेशंस आ जाती हैं, तो उससे नए वेरिएंट प्रोड्यूस होते हैं। तो ये वेरिएंट्स सोमा क्लोनल वेरिएशन क्रिएट करते हैं, जो उनसे बनने वाले सेल्स हैं उनमें वेरिएशन आ जाती हैं। तो ये सोमा क्लोनल वेरिएशन जो टिश्यू कल्चर की प्रोडक्ट होती हैं, ये इनमें से कई कुछ जो होती हैं वो स्टेबल होती हैं वेरिएशंस, और वो काफ़ी यूज़फुल होती हैं। जो हमारी सोमा क्लोनल वेरिएशन यूज़फुल होंगी उनमें रेजिस्टेंस टू डिजीजेज एंड पेस्ट आती है एक सबसे इम्पोर्टेंट। उसके बाद स्ट्रेस टॉलरेंस, डिफरेंट टाइप की एबायोटिक स्ट्रेसेस हैं उसमें, या बायोटिक स्ट्रेसेस की मैं पहले बात कर चुका हूँ। एबायोटिक स्ट्रेसेस हैं डिफरेंट टाइप की, जिसमें ड्राउट है, सलिनिटी है, या लाइट स्ट्रेस, इस तरह की चीज़ें हैं, तो उसके अगेंस्ट प्लांट्स के अंदर टॉलरेंस आती है। तो ये टॉलरेंस जो है ये प्रोड्यूस करने में सोमा क्लोनल जो वेरिएंट्स हैं वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। अगर ऐसे वेरिएंट सेलेक्ट कर लिए जाएँ उस वेरिएशन में से जो इन चीज़ों को रेजिस्ट करते हैं, तो वो हेल्पफुल होते हैं वेरिएंट्स फॉर बेटर प्रोडक्शन अंडर स्ट्रेसफुल कंडीशन। इस तरह मेल स्टेरिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ये ब्रीडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी लाइंस प्रोड्यूस करना जिन्हें क्रॉसिंग के लिए यूज़ किया जाना है, तो उनमें मेल स्टेरिलिटी की जो है वो इंड्यूस होती है सोमा क्लोनल वेरिएशन से। अर्ली मेच्योरिंग वैरायटीज़ जो आ जाती हैं ऐसी प्रोड्यूस होंगे, वैसे वेरिएंट आएंगे जो अर्ली मेच्योर होंगे। जैसे आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहा होगा कि एक प्लांट से हम उसके लीफ के पोर्शन में से दो सेगमेंट लेते हैं। एक वो सेक्टर जिसके अंदर हमें सस्पेक्ट है कि यहाँ पे म्यूटेंट सेल्स मौजूद हैं,
और म्यूटेशन की वजह से वो कुछ नई प्रोडक्शन लेके आएंगे, वाइल जो नॉर्मल पोर्शन है उससे हम लेंगे। साइड बाई साइड अगर हम टिश्यू कल्चर पे ग्रो करें तो क्योंकि म्यूटेंट्स जो सेल्स हैं एक्सप्लांट हैं तो उनके अंदर म्यूटेंट सेल्स मौजूद हैं तो मल्टीप्लाई होंगे और वो खुद को शो करेंगे। कुछ उसमें से म्यूटेशन ऐसी होंगी ड्यूरिंग टिश्यू कल्चर, वो क्या हो जाएंगी, लॉस हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी और वो ओरिजिनल ट्रू टाइप में कन्वर्ट हो जाएंगे, जैसे आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं। लेकिन मोस्टली जो होंगे वो डायरेक्टली उसमें कन्वर्ट होंगे। इस तरह जब हम नॉर्मल की बात करते हैं, क्योंकि म्यूटेंट तो हमने ऑलरेडी पोर्शन जो लिया था उसमें म्यूटेशन मौजूद थी, लेकिन नॉर्मल के अंदर कोई म्यूटेशन मौजूद नहीं है। ड्यूरिंग टिश्यू कल्चर प्रोसीजर उसके अंदर कुछ वेरिएशन आती हैं। अब उनमें से जो वेरिएशन हैं, जैसे इसमें से हमने लिया उसे ग्रो करवाया, तो जो वेरिएशन होंगी वो वेरिएशन कुछ उसमें से तो इन विट्रो ग्रोथ के दौरान लॉस हो जाएंगी म्यूटेशन और वो नॉर्मल ग्रोथ पैटर्न में चले जाएंगे, जैसे ये वाला आपको शो हो रहा है नॉर्मल प्लांट। लेकिन कुछ ऐसी होंगे वेरिएंट्स जो डिफरेंट कलर प्रोड्यूस करेंगे, जो इनसे देख लें, जैसे आपको यहाँ नज़र आ रहा है लाइट पिंक है और ये कुछ डिफरेंट सा है, पेल कलर का है, बहुत ही लाइट कलर का पिंक में आ गया। तो ये डिफरेंट कलर प्रोड्यूस हुआ है ड्यू टू द सोमा क्लोनर वेरिएशन। ड्यूरिंग टिश्यू कल्चर टेक्निक्स ये वेरिएशन आ जाती है सेल्स के अंदर, ये एबिलिटी आ जाती है। कई दफ़ा क्रोमोसोम जब माइटोसिस के दौरान जब वो सेल्स डिवाइड हो रहे होते हैं तो वहाँ क्रोमोसोम्स के अंदर रिकम्बिनेशन आना शुरू हो जाते हैं। वो रिकम्बिनेशन अगर उन रिकम्बिनेंट को हम मल्टीप्लाई करें तो नए प्लांट्स में वो ट्रेड्स चले जाते हैं। इसके बाद जो सेकंड पोर्शन है हमारे इस प्लांट बायोटेक्नोलॉजी का, वो है रिकम्बिनेंट डीएनए इन प्लांट्स, जिसमें हम नए जीन इंट्रोड्यूस करवाते हैं प्लांट्स के अंदर यूजिंग अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेक्टर। जैसे हमारे पास कोई टारगेट जीन होगा, जीन ऑफ इंटरेस्ट जो होगा, हम उसे आइसोलेट करेंगे किसी भी प्लांट से, किसी और एनिमल के जीन से हम प्लांट्स में इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, बैक्टीरिया के भी करवा सकते हैं। उन्हें आइसोलेट करने के बाद हम उन जीन्स को, जैसे आपको यहाँ पिक्चर में नज़र आ रहा होगा कि इस जीन को हम क्या करेंगे, वेक्टर को जो वेक्टर के साथ अटैच करवाएंगे। बेसिकली ये वेक्टर जो होते हैं ये जीन्स को कैरी करते हैं अक्रॉस द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में से मूव करवाने के लिए यूज़ होते हैं। प्लाज्मिड, बैक्टीरियल प्लाज्मिड जो होते हैं मोस्ट कॉमनली वो यूज़ होते हैं। तो इस जीन को हम प्लाज्मिड के अंदर इंट्रोड्यूस करवाएंगे यूजिंग द डाइजेशन टेक्निक ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। उससे हम ऑलरेडी जो प्लाज्मिड है उसको डाइजेस्ट करेंगे, उसमें वो पोर्शन क्रिएट करेंगे जहाँ पे हमारा टारगेट जीन आके सेट होगा। जब उसमें अटैच करने के बाद हम उस जीन को डीएनए लाइगेज की हेल्प से जब ज्वाइन कर लेते हैं तो ये प्लाज्मिड जो है ये जीन्स ट्रांसफ़र करने में हेल्प करेगा। और इन जीन्स को इस प्लाज्मिड की हेल्प से, रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड की हेल्प से हम प्लांट्स के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं और उससे प्लांट स्पीशीज़ जो बनती हैं वो जेनेटिकली इंजीनियर प्लांट होते हैं या रिकम्बिनेंट जीनोटाइप्स होती हैं नई, जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में या वैसे हमारे जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं उनके लिए हम उसे यूज़ करते हैं। प्लांट साइंसेज में जो मोस्ट कॉमन जो जीन वेक्टर यूज़ होता है जो प्लाज्मिड है वो टीआई प्लाज्मिड है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, जो कि मोस्ट कॉमनली नेचर में एग्जिस्ट करता है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस जो कि एक बैक्टीरियल स्पीशी है जो प्लांट्स के अंदर इन्फेक्शन काज करती है और क्रोन गॉल डिजीज़ का बायस बनती है। इस पर्टिकुलर टाइप के बैक्टीरिया को जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया और उसके अंदर ट्यूमर इंड्यूसिंग जो कैपेबिलिटी है उसके प्लाज्मिड के अंदर उसे रिमूव करवा दिया गया। नेचुरली ये जो बैक्टीरिया है इसका प्लाज्मिड जीन ट्रांसफ़र करता है बैक्टीरिया का, लेकिन उस जीन को रिप्लेस करके जो ट्यूमर इंड्यूस करवाने वाला जीन है उसकी जगह पे हम अपनी मर्ज़ी से जीन अटैच करवा देते हैं। और ये एग्रोबैक्टीरियम जो है ये हमारे टारगेट जीन को प्लांट्स के अंदर अटैच करवाने में हेल्प करता है। तो इस रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में हमें वेक्टर्स चाहिए होते हैं। इसके अलावा भी डिफरेंट टाइप के वेक्टर्स हैं, आप प्रीवियस वीडियोस में देख चुके होंगे, जिसमें आर्टिफिशियली हम वे यूज़ करते हैं, डायरेक्ट इंसर्ट करते हैं, बम्बार्डमेंट होती है डीएनए की, डिफरेंट टाइप की जीन गन्स यूज़ होती हैं जो जीन्स को इंट्रोड्यूस करवाने में हेल्प करती हैं। और ये जो है बायोलॉजिकल मीन है जिसमें हम प्लाज्मिड को यूज़ करते हैं जीन इंट्रोड्यूस करवाने में। तो इससे हमारे पास जो जीनोटाइप्स आती हैं वो रिकम्बिनेंट जीनोटाइप होती हैं, उनमें नए करेक्टर्स होते हैं या कुछ एडिशनल करेक्टर हम ऐड करते हैं फॉर आर कन्वीनियंस, फॉर बेटर प्रोडक्शन, डिजीज रेजिस्टेंस के अगेंस्ट या जो स्ट्रेसेस हैं उनके अगेंस्ट उसमें हम उसमें नए जीन्स को ऐड करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सक्सेसेस एंड पोटेंशियल्स ऑफ प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में क्या सक्सेसफुल इवेंट्स मौजूद हैं और किस क्या पोटेंशियल रखता है ये टेक्निक जो है।
सबसे पहले इसमें आ जाती है माइक्रो प्रोपेगेशन। माइक्रो प्रोपेगेशन टिश्यू कल्चर से रिलेटेड है, जिसमें आप प्लांट के कुछ पोर्शंस को आर्टिफिशियली मीडिया पे ग्रो करते हैं और उससे नए प्लांटलेट्स प्रोड्यूस करते हैं। तो सबसे इसमें इंपॉर्टेंट है कि अगर प्लांट्स के हम एपिकल पोर्शंस जो हैं, टिप्स जो हैं, उनको अगर ग्रो करवाया जाए, और जो ग्रोइंग टिप्स होती हैं, एक्सिलरी बड्स जो हैं, वो हमेशा पैथोजन फ्री होती हैं, उनमें वायरसेस वगैरह नहीं होते, तो हम डिजीज़ फ्री प्लांट्स वगैरह प्रोड्यूस किए जा सकते हैं इस टेक्निक को यूज़ करके। अगर प्लांट इन्फेक्टेड है तो उसकी जो टिप्स होती हैं उनके अंदर वायरस एंटर नहीं हो सकता, कोई पैथोजन एंटर नहीं हो सकता ग्रोइंग टिप्स के अंदर। तो उन्हें सेपरेट करके जब हम एसेप्टिक कंडीशन में ग्रो करवाते हैं तो उससे हमारे पास डिजीज़ फ्री प्लांट्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। नेक्स्ट इसमें प्लांट प्रोटेक्शन आ जाती है, एक और जो इसका पोटेंशियल है इस टेक्निक का, कि हम प्लांट्स के अंदर ये एबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं इन टेक्निक्स को यूज़ करते हुए। रिकम्बिनेंट डी टेक्नोलॉजी हो सकती है या टिश्यू कल्चर टेक्निक्स हो सकती हैं कि हम प्लांट्स के अंदर ऐसे वेरिएंट्स लेके आएँ, ऐसी जीनोटाइप्स इंट्रोड्यूस करवाएं जो डिफरेंट टाइप के वीड्स के अगेंस्ट केमिकल प्रोड्यूस करके अपने सराउंडिंग में मौजूद वीड्स को किल कर दें, ताकि उस एरिया के अंदर सिर्फ वो प्लांट्स ग्रो हों और अच्छी यील्ड प्रोड्यूस कर सकें। और इसी तरह उनके अंदर डिजीज़ेज़ और इंसेक्ट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस आ जाए, वो उनको टॉलरेट कर सकें। इसकी एक जनरल एग्जांपल है बीटी कॉटन जो है, उसके अंदर ऐसे जीन्स मौजूद हैं, बैक्टीरियल जीन्स मौजूद हैं, जो उसको के अंदर ऐसी टाइप की प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं जिन्हें इंसेक्ट खाने के बाद उन प्रोटीन्स को जब अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में उनके जाती है वो प्रोटीन, तो इंसेक्ट्स की डेथ हो जाती है। तो ये एक प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है, यूजिंग द बायोटेक्नोलॉजी मीन हम प्रोटेक्शन ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें एक और जो अचीवमेंट है इसकी बायोटेक्नोलॉजी की, हर्बिसाइड रेजिस्टेंस है। कुछ ऐसी क्रॉप वराइटीज़ भी प्रोड्यूस की जा सकी हैं जो हर्बिसाइड्स को रेजिस्ट करती हैं। हर्बिसाइड बेसिकली ऐसे केमिकल्स हैं जो अनवांटेड प्लांट्स को किसी भी एग्रीकल्चरल फील्ड में क्रॉप्स के साथ उन जड़ी बूटियों को तल्फ करने में हेल्प करते हैं। हर्बिसाइड बेसिकली हर्ब से निकला है, जिसमें हम जड़ी बूटियों को तल्फ करने के लिए यूज़ होती हैं, उनको किल करने के लिए यूज़ होते हैं। अनवांटेड प्लांट्स विद इन एग्रीकल्चरल फील्ड जो होते हैं, उनको किल करने के लिए केमिकल्स यूज़ होते हैं, तो उनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस आती है। ऐसे प्लांट स्पीशीज़, ऐसी क्रॉप स्पीशीज़ अवेलेबल हैं जो ग्लाइफोसाइट जो कॉमन सी हर्बिसाइड है उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंट हैं। तो इस तरह के केमिकल्स, उनके अंदर ऐसी एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ होती हैं जो रेजिस्ट करती हैं और उन केमिकल सब्सटेंसेस को रिएक्ट नहीं करने देती प्लांट के साथ, और प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होती हैं। इसके अलावा रेजिस्टेंस टू एबायोटिक स्ट्रेसेस, प्लांट्स के अंदर एबायोटिक स्ट्रेसेस जिसमें ड्राउट, सलिनिटी, हीट और इस तरह की कोल्ड स्ट्रेस वगैरह की स्ट्रेसेस हैं, उनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस क्रिएट की जाती है। ऐसे वो प्रोटीन और एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं जो स्ट्रेस कंडीशन में उन्हें ग्रो करने में हेल्प करते हैं। और लास्टली इंसेक्ट पेस्ट डिजीज़ रेजिस्टेंस भी जनरेट की जाती है। जैसे पहले मैं प्लांट प्रोटेक्शन में बता चुका हूँ कि वो डिफरेंट टाइप के इंसेक्ट्स और पेस्ट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस जनरेट करेंगे, ऐसी प्रोटीन्स या ऐसे सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करेंगे जो पर्टिकुलर टाइप के पेस्ट को प्लांट के ऊपर ग्रो करने से या प्लांट के ऊपर फीड करने से रोकेंगे, और डिजीज़ से प्लांट प्रोटेक्ट रहेगा और इंसेक्ट्स वगैरह से प्रोटेक्ट रहेगा, तो वो अच्छी प्रोडक्शन देगा, उसका सर्वाइवल अच्छा होगा, उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। तो ये कुछ अचीवमेंट्स हैं, कुछ पोटेंशियल आउटकम्स हैं जो बायोटेक्नोलॉजी से मिलते हैं, जो प्लांट स्पीशी के अंदर हम बायोटेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर था। टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।